आपकी रीडिंग क्या है? तो नकारात्मक तो काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर मैं एक सकारात्मक चीज की बात करूं तो मेरे ख्याल से नेक्सन ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसकी बहुत ही तारीफ की गई लोगों से। उपभोक्ताओं ने इनको पसंद भी किया, कंपनी ने शानदार इसके बिक्री के आंकड़े भी आए और निरंतर मॉडल में नेक्सा के सुधार करते हुए 2020 का जो मॉडल है, मैं देख रहा था कुछ 1 या 2 दिन पहले, काफ़ी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन तकनीकी चेंजेस किए गए हैं और प्राइस भी जो है वो काफ़ी आकर्षक है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी जो दूसरी कॉम्पैक्ट सेडन और हैचबैक्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, वो भी मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत है कि लॉन्चेस करते हैं और बहुत ही छोटे समय में ये डिसकंटिन्यू कर देते हैं बनाना। ये मेरे ख्याल से अपने आप में थोड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम खरीदारी की कवायद कर रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से वीरेंद्र कि जैसे मैंने सन फार्मा के लिए कहा था कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पसंद है लेकिन सबसे कम पसंद है सन फार्मा, उसी तरीके से ऑटो सेक्टर पसंद है लेकिन सबसे कम पसंद है टाटा मोटर्स, क्योंकि दिक्कतें एक नहीं अनेक है। ये जो खबरों का आप जिक्र कर रहे थे किसी एक विदेशी निवेशक का आना, ये अपने आप में एक सकारात्मक बात है, लेकिन ये देखना जरूरी होगा किस समय पर, किस रूप में और किस तरीके से ये विदेशी निवेशक आते हैं। एक अच्छी बात और कहना चाहूं तो अगर ये जो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार है टाटा मोटर का, वो योगदान बढ़िया तरीके से दे सकता है अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई तो। गौरांग सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो जय सिया राम सर, ये बताइए कैसे देखते हैं आप टाटा मोटर को? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, आप सभी को बहुत बहुत शुभ दिन। और श्री राम लल्ला के भूमि पूजन का जो समारोह हुआ है आज, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को। जय श्री राम, जय सिया राम। और जहां तक रहा सवाल टाटा मोटर का, तो पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि खरीदारी की राय है, ये बुनियादी तौर पर आकलन करके हम बात कर रहे हैं और उस आधार पर हमें लग रहा है कि शायद ये ऊपर की तरफ लंबी अवधि में 145-160 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है इन दी ऑटो सेक्टर, जो कि अंडर परफॉर्मिंग था, अब थोड़े बहुत आसार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक और उसके ऊपर इस काउंटर में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि अंडर परफॉर्मर रहा है, काफी लोग यहाँ पर अटके हुए हैं, चाहे वो लंबी अवधि के हो, छोटी अवधि को या मध्यम अवधि को। तो ऊपर के तरफ के दायरे में शायद थोड़ी बहुत बिकवाली हावी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो बने रहें। बुनियादी तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया 145 और 165, और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये विदेशी जो पार्टनर लाना चाहते हैं, अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द काम हो जाए तो ये कंपनी के लिए, शेयरधारकों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही सकारात्मक सी बात होगी। यस बैंक, मूडीज का मूड सुधर रहा है। गौरांग सर, आपका मूड सुधरा है या अभी भी आप कह रहे हैं नहीं लेना है इसको? 12 रुपए के नीचे आ गया जिस प्राइस पर इन्होंने एफपीओ पेश किया था। हमारा मूड तो चारों मास और 365 दिन और हर रोज बढ़िया रहता है। हमें संकोच बिल्कुल नहीं होता, बाजार चाहे ऊपर जाए नीचे आए, हम तो लंबी अवधि का सोच के चलते हैं। खाली एक ही दर्द की बात यह है, हाँ, ये जो नतीजा है पहले तो वो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत बेहतर थे, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की वो सकारात्मक लगी हमें। आपका प्रश्न था क्या 12 रुपए में आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? तो ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, लेकिन एक बात है हेमंत के ये एक ऐसा काउंटर है यस बैंक जहां पर बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया है। सभी तरह के निवेशक, सभी तरह के कारोबारी इस काउंटर में फंसे हुए हैं, और मुझे चिंता ये हो रही है कि ये थोड़ा भी ऊपर जाता है तो काफी लोग भीड़ लगा लेंगे इस काउंटर में निकलने के लिए, यानी कि जो आपके ऊपर का तरफ का दायरा है उसमें एक नहीं अनेक बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। जहां तक रहा नतीजों का सवाल, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके और भी सुधार देखने मिलेगा।
आप अगर बुनियादी तौर पर हमें पूछे तो हमने पहले कई साल पहले हमने खरीदारी की कवायद की थी यस बैंक पर, लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति और हालात बिगड़े उसके बाद हमने ये जो खरीदारी की कवायद थी उसको तब्दील किया, 2 बारी बिकवाली की हमने बात की है और हमारा जो लक्ष्य था वो आकर के पहुंच चुका है। फिलहाल हमारी कोई राय नहीं है इस काउंटर पर। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तो ही खतरा मोड़ ले। करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए, 311 रुपए के भाव पर करीब 21% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बेची आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए। बंधन बैंक अब कल के दिन में तो देखिए प्रेशर था, नाम तो बढ़िया है, इस शेयर को इस भाव पर आप खरीदेंगे या पास कर देंगे? गौरांग सर बताइए प्लीज। ये खरीदारी की सूची में है हेमंत, और मेरे ख्याल से ये बात कई समय से बंधन बैंक को मैनेजमेंट को सता रही थी कि उनकी जो नए कानून आए या फिर कानूनों में तब्दीली की गई और प्रमोटर स्टेक्स को नीचे लाने की बात की गई, उसके तहत काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जाकर के इन्होंने निर्णायक तरीके से जो नियम है उसके अनुसार इन्होंने कदम उठाया और प्रमोटर्स के करीबन 21% का जो स्टेक था वो बेचा। तो ये बिकवाली जो कल हमने देखी थी वो उसके कारण छोटी या मध्यम अवधि में थोड़ा बहुत दबाव देखा हमने, और जो लेवल पर ये ब्लॉक या बल्क डील हुई है उसको लेकर के हमने करेक्शन देखा था। नतीजे जैसे आप कह रहे थे हेमंत, ऐसे कोई संकोच वाली बात नहीं है। हमारी जो उम्मीद थी कुछ आंकड़े उससे बेहतर आए, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इस गिरावट का फायदा उठा करके आपको निवेश करना चाहिए, और अगर निवेश है तो बना करके रखें और पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। इस हफ्ते का सही में क्या गजब का मूव दिखाया है, आपके अल्टीमेट वाले टारगेट्स बताइए। अच्छा, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, आज जो समय है वो राहुल जी ने बांध दिया है। समा तो बंद गया है, और मेरे ख्याल से सोना 50,000 था, तब इसी शो पर आपने ही मुझे पूछा था कि सोना 50,000 हो गया है तो आपको कौन सी कंपनियां अच्छी लगती है, और हमारे प्रिय मित्र मुस्कुरा रहे हैं, श्रीमान जजमान आशीष जी, मेरे ख्याल से उन्होंने ढेर सारा खरीद के रखा होगा 50,000 में, तो आज 55,000 हुआ है। तो 50,000 वाले दिन का भाव देख लीजिए, मैंने 3 कंपनियों का नाम लिया था, टाइटन, मन्नपुरम और मुथूट, ये 3 कंपनियों का जिक्र किया था, और आज जब 55,000 हो गया है तो कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो जिक्र कर रही है कि डॉलर टर्म्स में शायद यार $2,500 या $3,000 तक जा सकता है अगले साल तक इस समय। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोल्ड रिलेटेड कंपनीज का कितना फायदा हो सकता है, और टाइटन सर्वोच्च स्तर पर आता है। पेमेंट भी बताइए प्लीज, बाटा के विदिन कौन सा लगता है आपको, और बाटा पर कॉल क्या है ये भी बताइए प्लीज। बिल्कुल हर्ष, पपीज मेरे ख्याल से एक बहुत ही मशहूर ब्रांड बन चुकी है, बाटा की रेंज बन चुकी है, और मेरे ख्याल से जो जूते होते हैं वो काफी आरामदायक भी होते हैं, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहले तो मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन से अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपने काफी सारे स्टोर खोल दिए, और मैं मैनेजमेंट की टिप्पणियां आप ही के चैनल पर सुन रहा था, जो स्टोर जहां पर बिक्री और योगदान इतना नहीं आ रहा है उसको बंद करके एक बड़े स्टोर को एक नई जगह पर खोलने की बात की, ये एक सकारात्मक सी चीज है। दूसरी तरफ बेसिक नेसेसिटी की चीजें बनाते हैं, फुटवेयर्स, चाहे वो फिर बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर पुरुषों के लिए हो, सभी रेंज में ये अपने प्रोडक्ट बनाती है, एंट्री लेवल से मिड से हायर एंड तक। और हाल ही में जो इन्होंने हायर सेगमेंट में लॉन्चेस किए हैं खास करके महिलाओं के लिए, वो काफी प्रसिद्ध हुए उपभोक्ताओं के साथ, और हमारा जो लक्ष्य है बाटा पर वो करीबन 1650 का है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। और दूसरी बात ये भी है कि चाइना और बांग्लादेश से, खास करके चाइना से जो डंपिंग होती थी चीप फुटवेयर की, वो अब पूर्ण तरीके से धीरे धीरे उठ करके बंद हो रही है, तो जो अनवायबल कंपटीशन था वो भी धीरे धीरे करके हट जाएगा। देखिए इसका भी QIP लॉन्च हुआ और ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 5% की रैली के साथ ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। और हमने एक्सिस बैंक की बात तो करी, इन्फो एज, इस पर क्या राय है आपकी फंडामेंटली बताइए गौरांग सर, क्या व्यू रखते हैं इस पे? सॉरी हेमंत, कौन सा शेयर का बात कर रहे हैं? इन्फो एज सर, नौकरी।
ओके या तो डेफिनेटली एक नीश सेगमेंट में कामकाज करती है कंपनी। काफ़ी अरसे से बुनियादी तौर पर खरीदारी की हमारी राय है। इस स्तर पर खाली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो पूरा जोर लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिएगा। शुरुआत कीजिए और किश्तों में गिरावट पर जोड़ते जाएं।